जय हिंद साथियों, गोरखपुर विश्वविद्यालय पीएचडी इंटरव्यू पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल होता है कि सर रिजल्ट कब आएगा? मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? सेफ स्कोर क्या रहने वाला है? कट ऑफ कितनी जाने वाली है? और हाँ, आप सभी लोगों को बता दें कि लॉ का पीएचडी इंटरव्यू पोस्टपोन्ड हो गया है और यह मई में होगा। 3, 4, 5 मई को होने वाला है। क्या इसकी वजह से रिजल्ट डिले होगा कि नहीं होगा? इन सारी बिंदुओं पे हम लोग बातचीत करेंगे। और आप लोगों को बता दें कि ये जो सेशन है ना, ये 2025 और 26 है। जबकि होना चाहिए था 26 और 27। गोरखपुर विश्वविद्यालय 1 साल पीछे चल रहा है, 1 साल लेट है। इसलिए इसका जो भी काम है वो बहुत ही फास्ट ट्रैक पे काम हो रहा है। आज हम उन सारे बिंदुओं पे चर्चा करेंगे और सेशन 2024 और 25 में क्या सिनेरियो रहा है, कैसे रिजल्ट आया, कितने टाइम के बाद आया, उन सारी चीज़ों को वर्तमान से कंपेयर करेंगे। और मैं जो आपको डेट बताने वाला हूँ ना, यकीन मानिए उसी डेट में आपका रिजल्ट आउट हो जाएगा। अपना रिजल्ट आप चेक कर सकते हैं। चलिए पहले हम वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। हम लोग बातचीत करेंगे कि रिजल्ट जो आएगा उसका फाइनल लिस्ट क्या रहेगी, वेटिंग लिस्ट क्या रहने वाली है, और हम लोग ये भी जानेंगे कि 2024 और 25 सेशन वाला पीएचडी का रिजल्ट कब आया, फाइनल रिजल्ट कब आया और फीस वगैरह कब कटें और गाइड अलॉटमेंट कब हुई, ये सारी बिंदु पे चर्चा करेंगे। सेफ स्कोर क्या रहने वाला, कट ऑफ क्या रहने वाली है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है, सर मेरा जो रिजल्ट आया क्वालिफाई फॉर इंटरव्यू नंबर कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो वो भी हम लोग बातचीत करेंगे। और डिपार्टमेंट वाइज आएगा, कैटेगरी वाइज आएगा, उन सारे बिंदुओं पे हम लोग बातचीत करने वाले हैं। क्या जनरल रैंक के अकॉर्डिंग होगा कि अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग होगा, और आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, सबसे बड़ा सवाल। देखिए, अगर आप वीडियो पे नए हैं या वीडियो आप देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि गोरखपुर विश्वविद्यालय से जुड़ी हर एक जानकारी सबसे पहले सही तरीके से मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं खुद गोरखपुर विश्वविद्यालय में पीएचडी सीनियर पीएचडी रिसर्च स्कॉलर हूँ। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग समझ लेते हैं। पहले तो आप ये लोग ये समझ लीजिए कि जो 2024 और 25 वाला सेशन था, है ना, क्योंकि यूनिवर्सिटी हमारी 1 साल पीछे चल रही है, ये वाला जो सेशन है, ये वाला 24 और 25, इसमें क्या हुआ था कि मार्च के लास्ट में एंट्रेंस एग्जाम हुआ। रिजल्ट अप्रैल के सेकंड वीक में आ गया। अब देखिए, जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम है ना, एंट्रेंस एग्जाम आप सभी को पता है। एंट्रेंस एग्जाम कैसा एग्जाम है? ये रिटन एग्जाम है, रिटन एग्जाम। इतना तो सबको पता है। हाँ सर, ये सबको पता है। और ये सर 70 नंबर का है, इतना तो सबको पता है। अब इसका रिजल्ट आने में टाइम लगता है, क्यों? क्योंकि रिजल्ट पहली बार बन रहा होता है, और जब इंटरव्यू के बाद रिजल्ट आता है वो बहुत जल्दी आ जाता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपका रिजल्ट बना हुआ है, उसी में बस इंटरव्यू का मार्क जोड़ देनी है, इंटरव्यू के नंबर जोड़ देने हैं, रिजल्ट आउट कर देने हैं। इसलिए एंट्रेंस एग्जाम के बाद जो रिजल्ट आता है उसमें टाइम लगता है। अब ये अप्रैल में इनका हो गया, आउट हो गया। जो फाइनल रिजल्ट आया, मतलब इंटरव्यू के बाद वाला जो रिजल्ट आया, वो कब आ गया? वो आ गया सर 29 अप्रैल को आ गया। ओके, ये 29 अप्रैल को आ गया है। ठीक, अब इसमें जो कैटेगरी वाइज आपका रिजल्ट आया था वो आया था 22 मई को आया था। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था 23 मई से लेकर 28 मई के बीच में, कि आप लोग अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंट की कॉपी लाइए, आपका वेरिफिकेशन होना है। और फीस आपकी जो कटी थी वो 29 मई से 30 मई के बीच में। आप सभी को मैं बता दूं, मेरी जो अपनी फीस कटी थी वो 31 मई को मेरी फीस कटी थी। ठीक, गाइड जो अलॉट वाली बात हुई थी वो 4 से 6 जून के बीच में गाइड देखने को मिल जाएंगे। गाइड चुनाव करने की लिस्ट आप लोगों को मिल जाएगी कि फला फला गाइड, आप गाइड का सेलेक्ट करें। और जो प्री पीएचडी कोर्स चालू हो गया था वो 15 जुलाई से स्टार्ट हो गया था। ये सत्र 2024 का है, 24 और 25 का। अभी हम लोगों का सत्र क्या है, सेशन क्या रहने वाला है, 2025 और 26। होना चाहिए 26 और 27, लेकिन यूनिवर्सिटी 1 साल पीछे चल रही है, इसलिए कोई हेडेक वाली बात नहीं। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब ये बात आपको समझ में आ गया, गोरखपुर विश्वविद्यालय हर एक काम जल्दी जल्दी कर रहा है। क्यों? क्योंकि वह खुद पीछे चल रहा है, और पीछे चलने वाला व्यक्ति हमेशा ये चाहता है कि मेरा काम जल्दी जल्दी हो और मैं पैरेलल आ जाऊँ, समानांतर आ जाऊँ। अब देखिए, जो आपका रिजल्ट आउट होगा उसमें 2 रिजल्ट आएंगे, एक तो फाइनल रिजल्ट आएगा, एक वेटिंग लिस्ट वाला आएगा। फाइनल में क्या आएगा? फाइनल में डायरेक्ट ये आएगा कि फला फला लोग ये सेलेक्ट हो गए हैं, आके पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, ये सारी चीजें। बाकी जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं, प्रतीक्षा सूची वाले, अगर आपका नाम प्रतीक्षा सूची में आ जाता है, वेटिंग लिस्ट में आ जाता है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। क्योंकि जो फाइनल लिस्ट में जितने भी लड़के हैं और जितने भी लड़कियां हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग आपके गोरखपुर विश्वविद्यालय डीडीयू में ही एडमिशन लें।
ये लोग आपका लखनऊ में भी लेते हैं, डीयू में लेंगे, क्योंकि यही दोनों पैरेलल हो रहे हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय के पीएचडी इंटरव्यू के, है ना? अब इसमें होने वाला क्या है कि बहुत सारे लोग लखनऊ चले जाएँगे, बहुत सारे लोग डीयू में चले जाएँगे और अभी देखिए असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का एग्ज़ाम हुआ है और टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है। बहुत सारे बच्चे इसमें भी सेलेक्ट हो जाएँगे, है ना? जिनकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, तो वो लोग भी तो छोड़ देंगे या उनका पार्ट टाइम हो जाएगा, सीट खाली हो जाएगी। तो वेटिंग लिस्ट वाले जो रहेंगे बच्चे, वेटिंग लिस्ट वाले बच्चे रहेंगे, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बशर्ते आपको याद रखना है कि आप जब आपका नाम वेटिंग लिस्ट में आ जाएगा ना, तो आपको ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। तब गौतम सर आपको नहीं बताएँगे कि जाके पता करो। आपका खुद का काम हो जाएगा कि अपने डिपार्टमेंट में जाके अपने एचओडी से, अपने वहाँ विभागा के जितने भी स्टाफ हैं, उनसे बातचीत करते रहना, हमेशा लगे रहना कि सर कोई किसी का नहीं होगा तो मुझे बताइएगा, मैं एडमिशन लूँगी या मैं एडमिशन लेता हूँ। ठीक? ये आपका काम है। अब आपको समझ में आ गया ना, जब रिजल्ट आउट होगा, कौन सा रिजल्ट आउट होगा? 2 रिजल्ट, एक फाइनल सिलेक्शन जिनका एडमिशन ऑलमोस्ट हो जाएगा, उनका कोई अड़क नहीं। दूसरा वेटिंग लिस्ट वाले यानी कि एडमिशन होने के चांसेस रहेंगे। अब इसमें सबसे बड़ी चीज़ 2024 और 25 वाली बात मैंने आपको बता दी। सारा काम जल्दी-जल्दी होगा। याद रखिए, ये जो एग्ज़ाम का मतलब रिजल्ट है, वो डिले नहीं होगा भाई, डिले नहीं होगा, लेट नहीं होने वाला है। बहुत जल्द रिजल्ट मिलेगा और मैं अभी आपको डेट बताऊँगा, उसी डेट में रिजल्ट आउट होगा। अब देखिए, जो सेफ स्कोर और कट ऑफ की बात है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर कट ऑफ कितनी जाएगी? देखिए, आपका सब्जेक्ट चाहे आप साइंस फैकल्टी के हों, चाहे आर्ट फैकल्टी हो, कॉमर्स या किसी भी डिपार्टमेंट से हों, कोई भी सब्जेक्ट आपका है। आप लोगों ने रिजल्ट आपने जब देखा होगा, रिजल्ट जब आपने देखा, तो आपने देखा क्वालीफाई फॉर इंटरव्यू, ये रिजल्ट आपको देखा, नंबर आपको कहीं नहीं मिला होगा। तो बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ हैं, सर मैं कितना नंबर पाए मुझे पता नहीं, सर मैं कितना नंबर पाया मुझे पता नहीं। और जो समझदार बच्चे थे, होशियार बच्चे थे, उन्होंने आंसर की से अपने सारे क्वेश्चन को मिलाया और सभी लोगों ने अभी जो मैंने वीडियो पिछले दिनों डाला है, उसपे लोगों ने कमेंट किया सर मैं 56 नंबर पाई हूँ, सर मैं 58 नंबर पाया, सर मेरा जेआरएफ क्वालीफाई है, सर मेरा 46 नंबर है। वो कैसे बता पा रहे? क्योंकि उन्होंने अपने क्वेश्चन को आंसर की से मिला लिया। अब इसमें सबसे बड़ा चीज़ है, जिन लोगों ने अभी तक मिला नहीं पाया है या मिलाने की कोई हेडेक या कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए सबसे बड़ी चीज़ 70 नंबर का आपका रिटन होता है, 30 नंबर का आपका पर्सनैलिटी टेस्ट मतलब इंटरव्यू होता है। ये हो गया रिटन, ठीक? ये आपका रिटन एग्ज़ाम हो गया, ये आपका इंटरव्यू हो गया, ये इंटरव्यू हो गया। अब सर इंटरव्यू में कितना नंबर पास हो जाएँगे सर? रिटन में कितना नंबर हो जाए कि मेरा सिलेक्शन हो जाए? अब याद रखिए, जिन बच्चों का रिटन में 45 से लेकर 70 के बीच में है, जिन बच्चों का 45 से लेके 75 के बीच में नंबर है, उनका सिलेक्शन होना तय है। उनका सिलेक्शन होना तय है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आपने देखा होगा 30-30 बच्चों को 40-40 बच्चों को बुलाया गया था, बच्चे बहुत एब्सेंट हुए हैं। क्यों एब्सेंट हुए? क्योंकि और यूनिवर्सिटियों का इंटरव्यू और एग्ज़ाम लगे हुए थे हायर के असिस्टेंट प्रोफ़ेसर, टीजीटी, पीजीटी की वजह से बहुत सारे बच्चे एब्सेंट हुए। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा चांस बन जाता है, जो बच्चे ओनली नेट हैं, जो बच्चे ओनली रेट वाले हैं, जो बच्चे ओनली पीएचडी वाले हैं या ओनली पीजी किए हैं, उनका बहुत चांसेस बन जाता है कि उनका सिलेक्शन ऑलमोस्ट हो जाएगा। अब अगली चीज़, सर इंटरव्यू में देखिए, डीडीयू बहुत कंजूस हैं, है ना? डीडीयू के प्रोफ़ेसर बहुत कंजूस हैं और डीडीयू के प्रोफ़ेसर इंटरव्यू में बहुत कम नंबर देते हैं। इंटरव्यू में यकीन मानिए जिनका जेआरएफ है, उनका तो 5 नंबर उनका तो वेटेज हो जाएगा, उनका तो 25 में इंटरव्यू होना है। बाकी जो अदर वाले हैं, नेट वाले, रेट वाले, ओनली पीएचडी वाले, वो सभी लोग जानें कि आपको इंटरव्यू में 10 से लेके 20 के बीच में ही नंबर मिलेगा, इससे ज़्यादा नंबर नहीं देंगे प्रोफ़ेसर लोग, इससे ज़्यादा नंबर नहीं देते हैं। किसी को 12 दे दिए, किसी को 15 दे दिए, किसी को 14 दे दिए, किसी को 8 भी दे देते हैं। तो इंटरव्यू में अगर आपका परफ़ॉर्मेंस बहुत अच्छा गया है, आपका रिसर्च प्रपोज़ल बहुत अच्छा है, आपने अच्छे से क्वेश्चन का आंसर दिया, आपकी पर्सनैलिटी, आपका गुड बिहेवियर, पैनल के सामने क्वेश्चन को फेस करने का तरीका बहुत अच्छा रहा, तो यकीन मानिए आप 20 के आस-पास इंटरव्यू में नंबर पा जाएँगे। तो अगर ओवरऑल मिला के कहा जाए, सर कट ऑफ की बात करें, देखिए भाई, यूनिवर्सिटी क्या करती है, वो जनरल रैंक निकालती है। डीडीयू यूनिवर्सिटी क्या करती है, वो जनरल रैंक निकालती है और जनरल रैंक के अकॉर्डिंग ही आपका एडमिशन होगा, वेटिंग लिस्ट वाले भी जनरल के अकॉर्डिंग जाएँगे, ठीक? इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं? अब सर कट ऑफ बता दीजिए। कट ऑफ का मतलब अब इसको और इसको मिला के, मतलब ये रिटन वाला और इंटरव्यू मिला के जो बच्चे 50 से लेके 80 के बीच में हैं, किसी का 55 नंबर इंटरव्यू भी मिला के, अब उसमें कैटेगरी वाइज़ भी हो जाएगा, ओबीसी,
एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस और जनरल वाले, है ना, जनरल वाले। अब इसमें जैसे मान लीजिए कोई बच्चा एससी है, एसटी है, उसका 50 नंबर भी आया, 55 नंबर भी आया, तब भी सिलेक्शन हो जाएगा। जो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल वाले हैं, इनका नंबर यकीन मान के चलिए कि इनको 60 के आसपास रहना ही पड़ेगा, इंटरव्यू वाला और रिटन वाला मिला के आपका एडमिशन हो जाएगा। याद रखिए सीटें बहुत ज़्यादा हैं, ठीक, बच्चे बहुत एब्सेंट हुए हैं, और बच्चे जो पास हो जाएंगे ना, वो भी देखना उसमें 2, 4, 6 बच्चे भी एब्सेंट होने वाले हैं। इसलिए अपनी उम्मीद को खोना मत, बनाए रखना, आपका एडमिशन होगा। मेरे तरफ से मेरे दिल की शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। आपका सब्जेक्ट क्या है कमेंट करके बताइए। आपने अपना नंबर चेक किया था कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप सेफ स्कोर में आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, कमेंट करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। अब अगला चीज़ आपको बता देते हैं कि सर जो रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट कैसा आने वाला है? क्या रिज़ल्ट एक साथ आएगा कि डिपार्टमेंट वाइज़ आएगा या कुछ और आएगा? देखिए, जो रिज़ल्ट आता है वो आपके विभाग के अनुसार आता है। विभाग के अनुसार मतलब डिपार्टमेंट वाइज़ ही आएगा, यस, डिपार्टमेंट वाइज़ ही आएगा। ऐसा नहीं आया कि रोल नंबर डालो और डेट ऑफ बर्थ डालो, आप अपना रिज़ल्ट चेक कर पाओगे, नहीं। वो आपको प्रॉपर एक पीडीएफ, एक नोटिस आएगी, उस नोटिस में सबका नाम रहेगा, सबके फादर का नाम रहेगा, आगे रोल नंबर रहेगा और आगे आपका जनरल रैंक रहेगा। जनरल रैंक मतलब आप किस रैंक पे हैं और आगे आपका नंबर रहेगा। इतना चीज़ लिख के आएगा। क्या-क्या लिख के आने वाला है? आपका नाम, फादर नाम हटा दीजिए, रोल नंबर, जनरल रैंक आने वाला लिख के, और आपने टोटल नंबर कितने पाए, टोटल नंबर। टोटल नंबर का मतलब आपका इंटरव्यू में और रिटन का दोनों का मिला के कितना नंबर है, वो इतना चीज़ लिख के आएगा। ये नोटिस आएगी, नोटिस। उसी नोटिस में सारे बच्चों का नाम लिखा रहेगा और वेटिंग वालों का भी लिखा रहेगा। ऐसा नहीं सर मुझे बताइए रिजल्ट कैसे चेक करना है, रोल नंबर डाल रही हूँ, डेट ऑफ बर्थ डाल रही हूँ तो मेरा क्वालीफाई फॉर इंटरव्यू निकल रहा है। तो ये वाला नहीं आने वाला है और घबराने की कोई बात नहीं। आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं ना, मैं आपको आपका रिजल्ट बताऊँगा इसी तरह वीडियो बना के, घबराने की कोई बात नहीं, ठीक? अब इतनी बात आपको समझ में आ गई? कैटेगरी वाइज़, जनरल वाइज़। अब देखिए जो गोरखपुर विश्वविद्यालय रैंक जारी करता है, वो जनरल के अकॉर्डिंग रैंक जारी करता है। जनरल के अकॉर्डिंग रैंक जारी करता है। जनरल के अकॉर्डिंग रैंक जारी करता है और जो रिज़ल्ट होता है ना, रिज़ल्ट, वो रिज़ल्ट आपको कई तरह से, एक तो जनरल वाला रिज़ल्ट, एक ईडब्ल्यू वाला रिज़ल्ट, एक ओबीसी वाला रिज़ल्ट, एससी वाला रिज़ल्ट और एसटी वाला रिज़ल्ट, इस तरह से वो भी जारी रहेगा। मतलब एक लिस्ट आएगी जिसमें सारे बच्चों का नाम रहेगा, उनकी कैटेगरी नहीं लिखी रहेगी, जनरल रैंक लिखा रहेगा। फिर दूसरी लिस्ट आएगी जिसमें सारे बच्चों का नाम, उनकी कैटेगरी भी लिखी रहेगी, उसके अकॉर्डिंग भी इसमें जाएगा, ठीक? अब सबसे बड़ा सवाल, सर मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं? सर मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं? देखो, सिलेक्शन सबका होना है जो बच्चे सीरियस हैं, जिन बच्चों ने नोटिस को बाकायदे से देखा, जिन बच्चों ने एग्ज़ाम अच्छे से दिया, जिन बच्चों ने इंटरव्यू अच्छे से दिया, जिन बच्चों ने रिसर्च प्रपोज़ल अच्छे से बनाया, जो बच्चे सीरियस थे, सर कैसे जाएँ, नर्वस हो रहे हैं, डर लग रहा है, यकीन मानिए आप सही अवस्था में थे और सारी चीज़ें आपके साथ सही हो रही थी और इंटरव्यू आपका अच्छा गया है। आपका सिलेक्शन होगा, पक्का होगा, है ना? और याद रखिए जिन बच्चों का सिलेक्शन होगा, उन सारे बच्चों का इंटरव्यू मैं लूँगा। एक-एक बच्चों का इंटरव्यू लूँगा, आपने कैसे फेस किया, आपकी तैयारी क्या थी, सारे बच्चों का, जो-जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे, वो मुझे कमेंट कर देंगे और मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे, सर मेरा हो गया, मुझे भी आप चाहें तो मेरा इंटरव्यू ले सकते हैं। तो मैं बाकायदे से इंटरव्यू आपका लूँगा। अब सबसे बड़ी चीज़, सर सारा चीज़ तो बता रहे हो लेकिन एक चीज़ नहीं बताया आपने, क्या? रिज़ल्ट कब आएगा? मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, लिख के। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, रिज़ल्ट लो। रिज़ल्ट आपका आज से लेके 5 से 10 दिन के भीतर, 10 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर आपका रिज़ल्ट आउट हो जाएगा। रिज़ल्ट आउट हो जाएगा। याद रखना, तैयार रहो आप लोग। आपका रिज़ल्ट 5 से 10 दिन में आउट हो जाएगा। आज की मैं आपको घटना बताता हूँ, आज की घटना। आज मेरे पास एक फ़ोन आया था शालिनी का, शालिनी खरवार का। शालिनी खरवार, है ना? ये मैरिड लड़की है, इनके हस्बैंड कश्मीर में रहते हैं, कश्मीर में आर्मी में है। ये लड़की ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट की है, ज़ूलॉजी। ये लड़की ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट की है। इस लड़की ने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम का रिज़ल्ट क्या रहा वो नहीं चेक किया। इनके पास किसी प्रोफ़ेसर ने शायद फ़ोन किया था, रोहित करके हैं शायद, कोई रोहित करके हैं।
जो इनके पास फ़ोन किया कि बेटा तुम्हारा इंटरव्यू कितने को है? 23 को है, आ जाना। 23 को है, आ जाना इंटरव्यू देने के लिए। अब ये जो शालिनी लड़की है, ये गोरखपुर की ही लड़की है, गोरखपुर की ही लड़की है। अब शालिनी की रीढ़ की हड्डी टूट गई, रीढ़ की हड्डी टूट गई। अब पता नहीं कैसे, जैसे आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा, आ गए आप लोग मुझसे जुड़ गए, दिल से जुड़ गए, उसी तरह बहुत प्रभावित हुई सर कि आपका वीडियो देख के बहुत अच्छा लगता है, आप कितना अच्छा समझाते हैं। तो इसलिए मैं आपसे जुड़ी। मेरे पास फ़ोन या मैसेज किया, सर मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी और मैं इसलिए इंटरव्यू नहीं दे पाई, क्या मेरा इंटरव्यू फिर से हो जाएगा? तो मैंने कहा ठीक है, आज मैं कैंपस में रहूँगा। आज मैं कैंपस में ही था और कैंपस में सारे डिपार्टमेंट में गया था, ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट में भी गया। इनकी मम्मी, इनका बच्चा, मम्मी का मतलब चाहे वो कौन सास थी, किस मम्मी थी मुझे नहीं पता, लेकिन वो मम्मी थी और एक इनके चाहे शायद देवर ही थे। वो लोग तीनों लोग आए, 3 लोग आए, बच्चे को लेके 4 लोग आए, है ना? अब क्या हुआ, मैंने कहा अपना डेट ऑफ बर्थ बताओ, रोल नंबर बताओ। तो जब मैंने चेक किया तो ये लड़की नॉट क्वालिफाइड थी, नॉट क्वालिफाइड। अब बताइए, बेचारी के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ कि उसको बाद में बुलाया गया और कही कि सर ने चेक किया था कि आप पास हो, 23 को इंटरव्यू देने चले आना। जब मैंने चेक किया कि लाओ मुझे दो, मैं चेक करता हूँ कि तुम पास हो कि फेल। और जब मैंने चेक किया तो लड़की फेल हुई। मैंने कहा ये बताओ किसने आपका रोल नंबर चेक किया था? कहीं सर ने चेक किया था। मैंने कहा सर से पूछो। जब सर ने के पास मेरे सामने फ़ोन लगाया, उसकी मम्मी भी थी, उसका देवर भी था। सर मैं तो नॉट क्वालिफाई हूँ। वो बेटा मैं जल्दी-जल्दी में चेक कर दिया था। ऐसा किसी भी टीचर को नहीं करना चाहिए, ना ही किसी साइबर वाले को करना चाहिए, ना किसी को नहीं करना चाहिए। और मैं सर की भी गलती नहीं देता हूँ, मैं इसमें शालिनी की लापरवाही कहूँगा। और शालिनी की लापरवाही भी नहीं कह सकता, क्यों? क्योंकि बेचारी की रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, है ना? तो ऐसे में आदमी जिस पे भरोसा करता है, वो लोग आपके प्रति कितना सीरियस हैं, ये भी देखने वाली बात है। मैं सचमुच अपने दिल पे हाथ रख के कहता हूँ, आप सभी के लिए मैं एकदम इतना सीरियस हूँ, उतना सीरियस आप होंगे, लेकिन आपसे थोड़ा कम होगा, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ। इस बच्ची को लेके मेरे मन में बहुत पीड़ा हुआ, बहुत दुःख हुआ कि मतलब इसका तो एडमिशन होना चाहिए, क्योंकि हस्बैंड देश के बॉर्डर पे हम लोगों की सुरक्षा के लिए कश्मीर में लड़ाई लड़ रहा है और लड़की अपने करियर के लिए अपनी रीढ़ की हड्डी टूटने के बावजूद भी पीएचडी में एडमिशन लेना चाहती थी, और लोगों ने जो उसका रिज़ल्ट चेक किया, वो सही से चेक नहीं किया और उसको बुला लिया। तो मुझे काफ़ी पीड़ा हुई कि मतलब लोग कितने लापरवाह हैं, और इतने लापरवाह लोगों के साथ आप लोग कैसे जुड़े हो? ऐसे लोगों के साथ कभी मत जुड़िए। ये लोग आपके करियर को चौपट कर देंगे, आपको मिसगाइड कर देंगे, आपको मिसलीड कर देंगे। तो पीड़ा तो बहुत है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, नॉट क्वालिफाइड, मैं भी उसमें कुछ नहीं कर सकता। अगर नंबर कुछ ज़्यादा इधर-उधर होता तो चलो मैं भी थोड़ा-सा उस लड़की के लिए मेरा मेरा खुद का प्रयास रहता कि उसका मैं कहीं न कहीं कुछ करवाऊँ। लेकिन लड़की फेल है तो मैं क्या कर सकता था? तो ये सारा वीडियो बनाने का उद्देश्य बस इतना ही था कि आपका रिज़ल्ट आज से 5 से 10 दिन के बीच में रिज़ल्ट आ जाएगा, और उसके बाद क्या करना होगा मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगा वन बाय वन करके। और कल का वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ गोरखपुर विश्वविद्यालय में पीएचडी में फ़ीस कितनी लगती है, कैसे कटती है, कहाँ पे कटना होता है, कौन लोग कटवाएँगे, पार्ट टाइम, फुल टाइम, ये सारी बातचीत करने वाले हैं। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक करके जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक कमेंट कर दो, सर आप वीडियो बहुत खराब बनाते हो। एक कमेंट कर दो, वीडियो सर आप बहुत अच्छा बनाते हो। एक कमेंट कर दो, सर आपको समझाने नहीं आता। एक कमेंट कर दो कि सर आपको बहुत अच्छा समझाने आता। चलिए, जय हिंद, जय भारत।